तो आप सभी का समर्पण की लाइव क्लासेस में स्वागत है। कल मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी क्लास में कल आपसे इसकी चर्चा की थी कि बाल मनोविज्ञान के बारे में हम लोगों ने कल जाना था कि बाल मनोविज्ञान में हम कहाँ से कहाँ तक किस अवस्था का अध्ययन करते हैं। तो कल की बात को मैं 1 मिनट में रिवीजन देते हुए आगे हम अपनी बात पर आते हैं कि कल हमने बताया था आपको बाल मनोविज्ञान जो शिक्षा मनोविज्ञान का एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम चाइल्ड साइकोलॉजी का अध्ययन करते हैं और उसमें हम बच्चे के अंतर्गत होने वाले प्रवर्तनों की चर्चा करते हैं। कल मैंने आपसे जो चर्चा की थी बच्चों के लिए कि बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सबसे पहले किसने किया, किसने उसको परिभाषित किया। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, कल मैंने आपसे एक चर्चा की थी 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में सबसे पहले जो काम किया वो बर्क महोदय ने बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया। तो बर्क महोदय ने बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया। देखिए, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट, सी टेट या जिस भी राज्य का आप टेट का एग्जाम दे रहे हैं उसमें ये पूछा सकता है कि बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने का काम किसने किया, बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया। तो उसमें आपका जो विकल्प होगा वो क्या उत्तर होगा आपका, बर्क महोदय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बर्क महोदय ने बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया। अब इसमें एक बात आती है कि बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, किस अवस्था तक का अध्ययन करते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बच्चे की गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की अवस्था का अध्ययन बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ये देखिए, सारे क्वेश्चंस आपके यूपी टेट, सी टेट के लिए या आप जिस राज्य की भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं टेट को लेकर, उसके में आपको सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको मिलेंगे कि भाई बाल मनोविज्ञान को किसने परिभाषित किया, बर्क महोदय ने। दूसरी बात, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किस अवस्था तक का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गर्भावस्था से लेकर और किशोरावस्था तक की अवस्था का अध्ययन हम इस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद एक नाम और आता है बाल मनोविज्ञान को लेकर, वो आपका है पेस्टोलॉजी महोदय का। पेस्टोलॉजी महोदय ने क्या किया, पेस्टोलॉजी महोदय ने अपने 3.5 वर्षीय बालक जिसका कि नाम अल्बर्ट था, 3.5 वर्षीय बालक जिसका कि नाम अल्बर्ट था, उस पर बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया। देखिए, अब शब्दावली को समझिएगा, वहाँ पर बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया है और यहाँ पर क्या किया है, बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो देखिए, वैज्ञानिक अध्ययन किया। अब पेपर में क्या है कि पेपर में बच्चा ऐसी शब्दावली पर घूम जाएगा कि यहाँ पर क्या किया है, वैज्ञानिक अध्ययन किया है, और वहाँ क्या किया था, परिभाषित किया था। देखिए, इन सब अंतर को आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में थोड़ी सी ही प्रश्नों की भाषा अगर थोड़ी चेंज कर दें तो हमको विकल्प तो याद रहते हैं कि बर्क, हाँ सर ने कराया था, बर्क भी था, पेस्टोलॉजी भी था, कौन सा ठीक है, उसी में बस आंसर गलत हो जाता है। तो वैज्ञानिक अध्ययन किया 3.5 वर्षीय बालक जिसका कि नाम अल्बर्ट, और दूसरी बात, महोदय का नाम पेस्टोलॉजी। तो देखिए, ये सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप जरूर आप नोट कर लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैज्ञानिक अध्ययन किया 3.5 वर्षीय बालक जिसका कि नाम अल्बर्ट, और इसके अध्ययन के आधार पर उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी का अध्ययन, बेबी बायोग्राफी किताब लिखी जिसमें कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत होने वाले चेंजेस का वर्णन देखने को हमें मिलता है। उसके बाद यदि हम बात करें, आगे की बात करें, ये हमने किस शताब्दी की बात की, 18वीं शताब्दी की बात की। अब अमेरिका में जो सबसे पहला बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का आंदोलन जो चलाया था वो किसने चलाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जो नाम आता है वो आता है स्टैनले हॉल महोदय का। स्टैनले हॉल महोदय ने अमेरिका में बाल मनोविज्ञान के अध्ययन का आंदोलन चलाया, और जिसके आधार पर वहाँ पर 2 सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसका कि सबसे पहले जो सोसाइटी का नाम है वो नाम है आपका चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ये आप इसको याद रखिएगा आप लोग, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ये आपसे पूछी जा सकती है कि ये
कहाँ पर स्थापना हुई? तो अमेरिका में स्थापना हुई। किसके अंदर स्थापना हुई? बाल मनोविज्ञान अध्ययन आंदोलन को लेकर इस पर स्थापना हुई। और एक आपकी जो स्थापना हुई वो नेक्स्ट बात आती है इसमें, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, ये दो संस्थाओं की स्थापना हुई। इस आंदोलन को रूप देने पर अमेरिका में ये बात, ये सोसाइटी का नाम आपसे पूछ सकते हैं, स्टैनली हॉल। इसीलिए स्टैनली हॉल महोदय को बाल मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज नोन एज स्टैनली हॉल। ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में आया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये सोसाइटी, ये काम, पेस्टोलॉजी महोदय का नाम और स्टैनली हॉल, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं भाई। इनको आप सब लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, जैसा आपको लगे। महत्वपूर्ण लगते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं और यहाँ पर जो बातें भी आपको लिखाई जाएंगी पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि सर बाहर तो हुआ, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई? तो भारत में इसकी शुरुआत 1930 में, 1930 में भारत में बाल मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत में बाल मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। तो देखिए सारे क्वेश्चन आपके ये बनते हैं कि शुरुआत, ध्यान दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर एक बात और जो छूट रही है वो ये है कि 1887 में, इसका विशेष ध्यान से ध्यान रखिएगा कि 1887 में, बहुत इंपॉर्टेंट बात, न्यूयॉर्क में, ध्यान दीजिएगा भाई सब लोग, कि 1887 में न्यूयॉर्क में सबसे पहला बाल सुधार गृह खोला गया। ध्यान दीजिएगा 1887 में न्यूयॉर्क में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला बाल सुधार गृह, बाल सुधार गृह खोला गया था। देखिए सारे ही क्वेश्चन हैं आपके, ठीक। न्यूयॉर्क में 1887 न्यूयॉर्क में सबसे पहला, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सबसे पहला बाल सुधार गृह कहाँ खोला गया? न्यूयॉर्क में 1887 में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके टेट सीटेट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारी बातों को आप ध्यान दीजिएगा और जो आपको ठीक लगे उसको आप लोग उतार सकते हैं आप लोग आगे। अब देखिए बाल मनोविज्ञान के बाद ये एक बात है जो कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, शायद मैं समझता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, या अगर आपको लगे तो आप स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं आप लोग। उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ठीक। आगे चलते हैं। तो देखिए इसके बाद हम यदि आपसे कहें, ये तो बात हुई बाल मनोविज्ञान की बात हम लोगों ने की। अब देखिए यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आपसे आपके जो चर्चा करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट, इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। कि सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है कि सर साइकोलॉजी के फादर कौन है? फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। कन्फ्यूजन कैसे? क्योंकि देखिए मैं कह रहा हूँ फादर ऑफ साइकोलॉजी, और यहाँ पर मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ अरस्तु। अब कुछ लोगों का प्रश्न हो सकता है कि सर अरस्तु नहीं सर, विलियम जेम्स हैं, अरस्तु कैसे हैं? तो देखिए अगर आपको याद हो तो सबसे पहले मनोविज्ञान में फिलॉसफी की बात आती थी। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र में सबसे पहले जो उल्लेख मिला वो आपका अरस्तु के ज़माने की बात है, और अरस्तु महोदय ने ही सबसे पहले इस मनोविज्ञान शब्दावली को लेकर आए, इसलिए फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु को जाना जाता है। अब इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आता है, ये एक आपका क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपका बनता है कि फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी कौन है? फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी कौन है? तो देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों को पता हो, ना पता हो तो देखिए मैं बताता हूं, विलियम वुंट, वो आप याद रखिएगा, विलियम वुंट। अब इनका नाम क्यों? तो देखिए अगर आपको याद हो, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले 1887 में जर्मनी के लिप्जिग नगर में सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन आता है कि सबसे पहली
प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक शाला की स्थापना किसने की? तो विलियम वुंट महोदय की। तो जर्मनी के लिप्जिंग नगर में 1887 में सबसे पहला जो काम किया प्रैक्टिकल साइकोलॉजी को लेकर, वो विलियम वुंट महोदय द्वारा किया गया। इसीलिए फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी कौन कहलाते हैं? विलियम वुंट। अब इसी के बाद एक और आता है कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है। ये सारे क्वेश्चन आपको पेपर में आपको मिलेंगे। आपको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, देखिए शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ हमने कहा है केवल साइकोलॉजी की बात की, यहाँ पर प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की बात की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की। एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब देखिए, यदि किसी को जानकारी हो तो उत्तर दे सकता है। तो हम एजुकेशन बात करते हैं तो वो आते हैं आपके थॉर्नडाइक महोदय, E.L. थॉर्नडाइक। एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं, फादर ऑफ। अब देखिए शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे पूछे एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है तो थॉर्नडाइक, पूछे आपसे प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के फादर कौन है तो विलियम वुंट महोदय। विलियम वुंट महोदय का नाम आप याद रखिएगा। सबसे पहले जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की स्थापना की गई थी, पहली मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई थी। इसीलिए इनको फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। आधार ध्यान रखिएगा, आधार कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले मनोविज्ञान से पहले फिलॉसफी को इसके अंतर्गत माना जाता था, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। और आप लोग हो सकता है विलियम जेम्स किताबों में देखने को मिले, अलग अलग किताब पढ़ेंगे अलग अलग देखने को मिलेगा। तो लेकिन इसका सही आंसर अरस्तु, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आगे अगर हम चर्चा करें इस पर कि फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, अब देखिए आपके सामने अगर आप देखें तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए पहला प्रयोग मैंने क्या किया, साइकोलॉजी का प्रयोग किया कि फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है। फिर मैंने यूज किया प्रैक्टिकल साइकोलॉजी कौन है। फिर मैंने यूज किया एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है। अब मैं यूज कर रहा हूँ फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, मॉडर्न साइकोलॉजी। तो देखिए हमें इन सब शब्दों को ध्यान में रखना पड़ेगा, वरना तो हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो देखिए आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो विलियम जेम्स, आप इसका याद रखिएगा, विलियम जेम्स। अब पेपर में होता क्या है, पेपर में आपके समक्ष जब आप पेपर देखेंगे तो आपको ये नाम सब जुड़े होंगे, लेकिन प्रश्न की भाषा को आपको पढ़ना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन आप गलत कर सकते हैं। और इस कोचिंग का केवल यही उद्देश्य है कि आप क्वेश्चन गलत ना हो और आपके नंबर जो 30 में से 29, 28 से कम नहीं आने चाहिए। प्रयास हमारा आपका सबका साथ। तो इन चारों क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिख लिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं, आगे इसकी चर्चा करते हैं। अब देखिए आगे मैं इसके पार्ट की बात कर रहा था। तो कल मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया था अपनी पहली क्लास में, जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी। मैंने कल आपसे बात की थी वृद्धि और विकास को लेकर। कल मैंने कुछ आपसे इसमें थोड़े हिंट देने की कोशिश की थी कि वृद्धि और विकास क्या। तो देखिए मैं आपसे बिल्कुल नट एंड सेल में जो इसकी 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। सबसे पहली बात क्या है कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, पहली बात। दूसरी बात, दोनों ही क्या हैं, आपके आश्रित हैं, डिपेंडेंट हैं, ठीक। तीसरी और एक बात और क्या है, वृद्धि में हम एक बात और कह सकते हैं जो मुख्य बात आती है। वृद्धि में हम जो बात करते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि की बात हम करते हैं। भार में क्या होती है, इसमें वृद्धि की चर्चा होती है। और एक बात और, जीवन की शुरुआत में अभिवृद्धि अधिक और विकास क्या होता है, कम। ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अभिवृद्धि अधिक, विकास कम, ठीक। लेकिन जीवन के अंतिम समय में ये क्या हो जाएगा, ये क्रम उल्टा हो जाएगा, विकास अधिक और अभिवृद्धि कम। जैसा कि कल अभी मैं आपको एक अंतर भी बताता हूं, अभी दोनों में अंतर भी मैं आपको आगे बताता हूं कि इसमें क्या अंतर है। आपके लगभग 14-15 अंतर है, उनके हम चर्चा करते हैं, एक एक करके मैं आपको इन बिंदुओं को समझाता हूं। लेकिन मुख्य बात आप समझ लीजिएगा कि
जीवन के आरंभिक समय में, जीवन के आरंभिक समय में, आरंभिक समय में क्या है? अभिवृद्धि अधिक और विकास कम। लेकिन जीवन के अंतिम समय में, अगर आपसे हम चर्चा करें अंतिम समय में क्या होगा, ये क्रम आपका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकास अधिक और अभिवृद्धि कम। महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे मैं आपसे अब विकास की चर्चा करता हूं कि विकास क्या है, उसके बाद फिर हम अंतर पढ़ते हैं। ठीक, तो आगे आपको समझ में आता चलेगा। तो मैं समझता हूं कि स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। आगे हम बात करते हैं विकास की। तो देखिए विकास के बारे में, विकास के बारे में पहला पॉइंट यदि मैं कहूं कि विकास क्या करता है, कार्य क्षमता को दर्शाता है। महत्वपूर्ण बात है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होती है? कम समय में सटीक काम करना, वो हमारी कार्य क्षमता को दर्शाता है। सबके पास समय वही है, 24 घंटे का ही समय है, लेकिन जिस बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, वो क्या करता है, उसी 24 घंटे का यूज करते हुए अपने जीवन शैली में सुधार करते हुए वो बहुत उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको 24 घंटे हैं और वो तब भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर वो हमारे विकास की कार्य क्षमता को दर्शाता है। तो पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि जीवन के अंतिम जो समय है हम लोगों का, उसमें क्या है, विकास अधिक है और अभिवृद्धि क्या है, कम है। तो देखिए एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या होगा कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत बच्चा इस संसार में जब से आता है और जब तक इस संसार से विदा होता है, तब तक हम और आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। और कुछ लोग कहते भी हैं, जो महान हुए हैं वो लोग कहते भी हैं, कोई भी गलती हमको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है। चाहे उसके बारे में हमें नकारात्मक बातें कुछ सिखा कर जाए, मान लो हमको किसी ने धोखा दिया, तो कुछ ना कुछ हमें वो सिखा कर जाए कि हमें आगे से ऐसे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो हमें अंत में क्या मिलेगा, धोखा मिलेगा। तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य क्या है, बाल मनोविज्ञान हम क्यों पढ़ रहे हैं, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों किया जाता है? क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। क्योंकि किसी भी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। अब देखिए सर्वांगीण विकास में क्या क्या बातें आती हैं, ये बात भी जान लेनी चाहिए हमको। तो बच्चे का शारीरिक विकास, बच्चे का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट, सबसे पहला फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड वन इज नैतिक, मोरल डेवलपमेंट भी होना चाहिए बच्चे का। चौथी बात, चारित्रिक, करेक्टराइजेशन भी उसका ऐसा हो कि वो अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ा सके। दूसरी बात, बच्चे का संवेगात्मक विकास। तो देखिए संवेगात्मक विकास में इमोशनल, जो बच्चा इस संसार में जब आता है तो कुछ मूल प्रवृत्तियों को साथ लेकर आता है। तो जैसा अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मैकडूगल महोदय ने 14 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है। इंस्टिंक्ट्स लेकर पैदा होता है बच्चा जब इस संसार में आता है, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ साथ क्या लगी हुई है, बच्चे की संवेगात्मक क्षमता लगी होती है। तो जैसे बच्चा जब संसार में आता है, सबसे पहला वो क्या करता है, रोना। तो क्या है, बच्चे की मूल प्रवृत्ति है, प्रेम, घृणा, क्रोध, ये सारी सब आपकी 14 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की है मैकडूगल महोदय ने। अभी एक आपका चैप्टर जब आगे आएगा तो उसमें इसकी हम चर्चा करेंगे, उसमें इसका अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं, कौन कौन संवेग लगे होते हैं, इसकी चर्चा आपसे की जाएगी आगे। अगली बात आती है कि विकास में क्या चीज़ शामिल है। हमने कहा गुणों की चर्चा करते हैं। देखिए कल भी मैंने अपनी जो मेरी इंट्रोडक्शन क्लास थी तो उसमें मैंने कल चर्चा की थी, हम दो बातों का अध्ययन बहुत नज़दीकी से करते हैं। वो बातें क्या हैं, गुणात्मक और आपका परिमाणात्मक, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटी में हम गुणों की चर्चा करते हैं, अच्छा और कैसा भी है। परिमाण में हमको चाहिए कि भाई 2 किलो आलू कैसे भी तुम दे दो, लेकिन अगर हम क्वालिटी की चर्चा करके नहीं, हमको लखनऊ आलू ही चाहिए या हल्द्वानी आलू चाहिए, तो ये आपकी क्या हम क्वालिटी को लेकर बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर बच्चे की अपनी क्वालिटी है। ईमानदारी, ये सब की क्या है, ये उसका एक क्वालिटी है। सत्य के रास्ते पर चलना उसकी क्या है, उसकी क्वालिटी को दर्शा रहा है। तो ये सारी बातें, तो हम क्या है, बच्चे के गुणात्मक बातों का अध्ययन प्लस संख्या भी इसमें शामिल है। अगली बात, ये जो विकास शब्द है वो कैसा शब्द है, व्यापक, ब्रॉड लेवल पर। क्योंकि अभी हमने क्या कहा, पहला हमारा पॉइंट चल रहा है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो भाई जाहिर सी बात है, इस संसार में हम आए और जब तक विदा होंगे
तब तक यदि कोई चलने वाली प्रक्रिया है तो भाई जाहिर सी बात है कि ये व्यापक उसकी परिभाषा को दर्शाता है। ठीक, अगला बिंदु इसमें आता है, जो बात अभी मैंने कही कि आरंभिक जीवन में अभिवृद्धि अधिक विकास कम, और अंतिम जीवन में विकास अधिक अभिवृद्धि कम, ये पॉइंट मैं आपको लिखा चुका हूँ। दूसरी बात मैंने आपसे ये भी कहा कि अभिवृद्धि पूरक है और आश्रित है किसके? विकास के। जो बातें महत्वपूर्ण हैं वो वही वाली बात है कि फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको कोई बात नहीं। तो अरस्तु, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के थॉर्नडाइक, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम जेम्स। और एक बात और, एक ऐसा भी व्यक्ति हुए जिन्होंने क्या बात कही कि शिक्षा के अंदर साइकोलॉजी होनी चाहिए। एक ऐसे भी मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इस बात का बहुत विशेष समर्थन किया, वो थे हमारे कौन व्यक्ति? रूसो। रूसो महोदय का ये कथन था कि शिक्षा के अंदर साइकोलॉजी होनी चाहिए। दूसरी बात, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये बात जेबी वाटसन महोदय का कथन। तो देखिए ये सारी बातें, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान होना चाहिए, ये चाहिए थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये वाटसन महोदय का कथन है। ठीक, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं आप लोग। फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए मैंने आपसे जो चर्चा की थी कि हम इसके आगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर हैं जो, उनको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये अंतरों को यदि हम जान लेंगे तो हमको एक क्वेश्चन जरूर पेपर में, जो पहला आपका आता है बाल मनोविज्ञान का, वो आपका एक क्वेश्चन आपको जरूर देकर जाएगा। इन अंतर में से आपसे पूछा सकता है कि अभिवृद्धि में ये आपके पॉइंट आते हैं और विकास में ये वाले पॉइंट हैं। तो अगर हमको स्पष्ट हो जाएंगे, अगर हमारा विजन स्पष्ट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हम कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। और प्रश्न चाहे वो कैसे भी घुमा के दे तो हमें उसमें घूमना नहीं है, क्योंकि अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो आप भी जानते हैं कि यदि हमारा कोई भी कंसेप्ट क्लियर होता है तो फिर हम क्वेश्चन को गलत नहीं करते हम लोग। तो देखिए पहला पॉइंट, हम इसमें क्या कह रहे हैं कि केवल शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन है। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि अभिवृद्धि में हम क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि को दर्शा रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है एक पक्षीय है, केवल आपके शारीरिक पक्ष से संबंधित है, इसलिए एक पक्षीय की बात करते हैं। ये क्या है, बच्चे के संपूर्ण पक्ष में होने वाला परिवर्तन है। संपूर्ण पक्ष में जैसा मैंने अभी आपसे 5 चीज़ें बताई थी। पहला शारीरिक की चर्चा की, शारीरिक पक्ष है आपका, मानसिक पक्ष है, नैतिक पक्ष की चर्चा की, आपसे संवेगात्मक आपके पक्ष की चर्चा की, एक आपका चारित्रिक पक्ष की चर्चा की, तो और एक आपका सामाजिक भी है। ठीक है ना, तो ये जो पक्ष हैं ये इन सभी का हम इसमें इसलिए विकास में क्या है, संपूर्ण पक्ष की बात करते हैं। और वही क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है, बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य है। कोई आपसे पूछे तो क्या इसका आंसर होगा, बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, बच्चे का चहुमुखी विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, ये किसका उद्देश्य है, बाल मनोविज्ञान का उद्देश्य है। सेकंड पॉइंट आता है, जैसा कि मैंने कहा लंबाई, चौड़ाई, भार वृद्धि, लेकिन इसमें क्या है, कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता वही बात आती है घूम फिर कर कि कम समय में सटीक कार्य करना। क्वेश्चन वही है आपके 150 क्वेश्चन टेट में आएंगे, और कौन टॉप करता है, जिसने वही जो आपको 2.5 घंटे का समय मिला उसमें जिसके ज़्यादा क्वेश्चन ठीक होंगे वही पेपर में क्या करेगा, अच्छे नंबर प्राप्त करेगा। वही क्या करेगा, उसके विकास की कार्यक्षमता को दर्शाएगा। अगला पॉइंट आता है एक पक्षीय है, क्योंकि केवल शारीरिक पक्ष को देख रहे हैं हम लोग, तो एक पक्षीय ये विकास कैसा हो जाएगा, बहुपक्षीय। एक एक पॉइंट को आप समझ लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। टेट सी टेट में या आप किसी भी राज्य के टेट सी टेट में बैठ रहे हैं, आपको वहाँ क्वेश्चन मिलेगा। ठीक, तो दूसरी बात, अभिवृद्धि कैसा अर्थ है, संकुचित अर्थ है, क्योंकि एक पक्षीय है, और जब कोई बात एक पक्षीय होती है तो कैसी बात आ जाती है, वो संकुचित है, नैरोनेस लिए हुए है ये। जबकि विकास क्या है, व्यापक, ब्रॉडनेस लिए हुए है। अगला पॉइंट आता है, अभिवृद्धि केवल क्या दिखाता है, बाह्य स्वरूप को। हम देखकर बता सकते हैं कि बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, तो लंबाई या भार में जब वृद्धि होती है तो हम देख सकते हैं, तो ये कैसा स्वरूप हुआ, उसका बाह्य स्वरूप हुआ। लेकिन विकास की यदि हम चर्चा करें तो विकास
आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। अब आंतरिक कैसे होता है? देखिए, आंतरिक की यदि हम चर्चा करें तो आंतरिक इन द सेंस ये कि बच्चे ने पहाड़े याद कर लिए हैं, आप जब पूछेंगे तभी तो बताएगा। क्या बच्चा अब गाता रहेगा क्या? नहीं ना। अब बच्चे ने बोलने में भाषा पे कमांड कर लिया है, बच्चा अच्छा बोल सकता है, अच्छा लिख सकता है, लेखन में उसने अपने पारंगत हो गया है, अच्छा भाषा बोल सकता है, अच्छी वक्तव्य, अच्छे बातें कर सकता है, तो वो जब तक, कब तक, जब तक वो अपना मुंह उसका बंद है तो वो कुछ आप हमको नहीं पता लगेगा। लेकिन जब वो बच्चा बोलेगा, जब वो बच्चा लिखेगा, तो वो सारी बातें क्या होंगी? उसकी आंतरिक स्वरूप को दिखा रहा है। लेकिन जब वो बोलेगा तो कैसा हो जाएगा? वो उसका बाह्य स्वरूप की चर्चा हो जाएगी। ऐसे ही अगला पॉइंट आता है, अगर हम अभिवृद्धि की चर्चा करें तो कुछ समय के बाद लंबाई में वृद्धि होना क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो अगला पॉइंट आता है आपका, कुछ समय पश्चात रुक जाना। क्या? अभिवृद्धि रुक जाती है। लेकिन विकास, हम वही बात कह रहे हैं, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम इस संसार में जब से आए, जब तक विदा होंगे, क्या होगा? हमारा विकास हो रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं, तो विकास है तो जीवन पर्यंत चलता है। अगली बात है, अभिवृद्धि में केवल क्या है? केवल आकार बढ़ने से संबंध है। आकार बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ी, चाहे आप चौड़े हो गए, तो ये क्या हो रहा है? आकार बढ़ने से संबंध है। लेकिन यदि हम बात करें विकास की, तो ये हमारे संपूर्ण परिवर्तनों से, संपूर्ण परिवर्तन सर कौन से? हो सकता है भूल गए हो भैया, हो सकता है भूल सकते हैं हम लोग। तो संपूर्ण परिवर्तन में फिर वही बात आती है, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक, सामाजिक है, संवेगात्मक, जो भी पक्ष हैं आपके, तो सब में क्या होगा? बच्चे का संबंध, बच्चे का विकास हो रहा है, तो इसलिए क्या है? संपूर्ण परिवर्तनों से संबंध होता है। अब एक बात और है, अगला पॉइंट जो आता है वो क्या है कि अभिवृद्धि को हम सीधे नाप तोल सकते हैं। भाई वेट कर लिया, उसका भार पता लग गया, हमने लंबाई को माप लिया, उसकी लंबाई पता लग गई कितनी लंबाई है, तो इसको नापा तोला जा सकता है। लेकिन उसका सीधा मापन संभव नहीं है, उसके लिए हमें किसी परीक्षा का आयोजन करना ही पड़ेगा, उसका हमें टेस्ट लेना ही पड़ेगा, तभी हम जान सकते हैं कि हाँ वाकई में इसको आया कि नहीं आया। हम नहीं जान सकते। तो अगला बात आती है ये परिमाणात्मक, वही जो मैंने आपसे जो आपकी चर्चा की थी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो ये कैसा हुआ? परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव, और न्यूमेरिकल अंकों में। भाई 2 किलो, 4 किलो या कितना किलो वजन बढ़ा, तो संख्यात्मक की बात आती है। और इसमें क्या है? परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक भी है। परिमाणात्मक में कैसे? कितने नंबर आए। संख्यात्मक की हमने जो आपसे इसकी चर्चा की तो वो, लेकिन नंबर की क्वालिटी की यदि हम चर्चा करेंगे कि वाकई बच्चे, देखिए, नकल से नंबर लाना और एक अकल से नंबर लाना, इसमें बड़ा अंतर है। गुणात्मक अकल से नंबर लाया, और परिमाणात्मक में हम उसे नकल से नंबर लाए वाले को रख सकते हैं, क्योंकि 100 में से 80 नंबर लाना या 100 में से 90 नंबर लाना, एक अपनी योग्यता से नंबर लाना, और एक नकल टीप के या किसी ने बता दिया, जैसे आजकल हो क्या रहा है कि आप भी समझ सकते हैं, किसी की बुराई करना इतना वो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं पर नकल अकल का खेल आपको भी पता है, इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं। आगे बात आती है कि अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं, क्योंकि बच्चे का, जैसे कुछ बच्चे हमारे होते हैं मेंटली रिटार्डेड, जो मतलब बच्चे अधिगम निरोगिता जो होती है, उसमें क्या है? बच्चा तो लंबाई तो उसकी बढ़ेगी, भार तो बढ़ेगा, लेकिन बच्चा की ब्रेन इतना डेवलप नहीं है, बच्चा जड़ बुद्धि है, तो क्या उसकी लंबाई नहीं बढ़ती? लंबाई तो बढ़ेगी, भार भी बढ़ेगा, लेकिन वो पढ़ पाएगा, सीख पाएगा, ये हम नहीं कह सकते। इसलिए ये जो पॉइंट है हमारा, अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। लेकिन विकास में अभिवृद्धि जरूर शामिल है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ये पेपर के लिहाज से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप देखिएगा कि अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। कैसे शामिल नहीं होता? जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई जैसे कोई बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, लेकिन क्या उसकी लंबाई नहीं बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है, भार बढ़ता है उसका, तो अभिवृद्धि में विकास शामिल नहीं, लेकिन विकास में अभिवृद्धि शामिल है। अगली बात आती है कि अभिवृद्धि में क्या होता है? रचनात्मक परिवर्तन होता है। रचनात्मक का मतलब कंस्ट्रक्टिव जो चेंजेज हैं, जिससे मतलब कुछ चीज़ बढ़ेगी, घटेगी नहीं। ध्यान दीजिएगा, लंबाई, क्या कभी आपने देखी कि साहब बच्चे की लंबाई, साहब जब ये छोटा था तो इसकी 5 फुट हाइट थी, अब साहब ये 22 साल का हो गया तो साहब ये 3 फुट की हाइट रहेगी? कभी आपने ये बात सुनी है क्या? तो ये रचनात्मक पॉइंट नहीं कह सकते इसको, ठीक है ना। रचनात्मक में क्या होगा? लंबाई, बच्चा जब छोटा होता है तो आपको पता है वेट कितना उसका, लंबाई उसकी कितनी, ठीक,
19.5 इंच का बालक, ठीक, तो वो उसकी लंबाई है, लेकिन आगे क्या होगा, उसकी लंबाई बढ़नी है, घटनी नहीं है। तो ये कैसा परिवर्तन है? रचनात्मक परिवर्तन है। और ये रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन है। विनाशात्मक के अंदर सेंस कैसे कि यदि बच्चा अपने सीखे गए ज्ञान का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में कर रहा है तो वो रचनात्मक है, लेकिन यदि उसी ज्ञान का प्रयोग वो दुरुपयोग के लिए कर रहा है तो कहीं ना कहीं पर आप जानते हैं कि वो समाज का या अपने देश का कहीं ना कहीं पर नुकसान कर रहा है। तो वो कैसा आएगा? विनाशात्मक परिवर्तन की हम चर्चा करेंगे उसमें आगे। विवृद्धि सूचक वही डेवलपमेंटल, मतलब कि ग्रोथ के सेंसेक्स की बात करें हम यहाँ पर, वही बात, ग्रोथ भी शामिल है और उसमें लॉस, ह्रास सूचक है ये, ठीक। अगला पॉइंट आता है, जब बच्चे का अभिवृद्धि होती है तो उसमें व्यक्तिगत भेद होते हैं। व्यक्तिगत भेद कैसे होते हैं? कोई बच्चा लंबा है, कोई बहुत मोटा है, किसी का रंग काला है, ठीक है ना, तो वो रंग रूप की बात आ गई, लंबाई चौड़ाई भार की बात आ गई, तो वो व्यक्तिगत भेद की बात है। लेकिन विकास में क्या है, बहुत हद तक समानता पाई जाती है। किसी क्लास का बालक है तो आपने देखा होगा, यदि किसी क्लास का बालक है तो उसमें हम ये मानते हैं कि बच्चे ने इतना सिलेबस हमारा पढ़ लिया, बच्चे को इतनी चीज़ें आनी चाहिए। बच्चों के अगर आप देखें आजकल CCE मूल्यांकन है, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्यूमुलेटिव एवोल्यूशन की हम चर्चा करते हैं, तो उसमें हम ऐसा मानते हैं कि इस क्लास के बालक ने ये चीज़ें प्राप्त कर ली हैं, उसको इतना ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो वो उसमें विकास में समानता है हमारी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अंतर हैं, इससे आपको सारा विजन जो अभिवृद्धि और विकास को लेकर है, आपके यदि मन में अभी भी कोई संशय हो तो आप जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद, इन अंतरों के बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें। बहुत महत्वपूर्ण बात क्या? कि इसे प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसने की? प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय, ध्यान दीजिएगा, तो वो कौन है? फ्रोवेल। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, फ्रोवेल है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रोवेल। और यदि मैं आपसे पूछूं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो भी इसका आंसर क्या होगा? फ्रोवेल ही होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए क्या है, शब्दावली पे ध्यान दीजिएगा। पेपर में होता क्या है, हम जैसे ही हमको अपना शब्द मिला हम खुश हो जाते हैं, और आप जानते हैं कि जोश में आके आदमी होश खो बैठता है। तो हमें वो नहीं करना, हमें क्या देना है, शब्दों पे ध्यान देना है कि प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसने की, या किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना किसने की? फ्रोवेल महोदय ने। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? भाई जब जाहिर सी बात है किंडरगार्टन की बात हम कर रहे हैं, किंडरगार्टन का मतलब बच्चों का खेल का बगीचा, और बच्चों के खेल का बगीचा तात्पर्य छोटा, मतलब जब तक उन्हें अपनी प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट नहीं की, उससे पहले की जो शिक्षा है, जो आजकल आंगनवाड़ी के माध्यम से दी जाती है। तो क्योंकि प्राथमिक शिक्षा जो स्टार्ट होती है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए स्टार्ट होती है। तो 6 वर्ष से पहले की जो शिक्षा है, 3.5 साल के बाद या 3 साल के बाद कुछ माता पिता बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पे भेजते हैं। वो उसमें क्या सीखते हैं? बैठना, कुछ अक्षरों का ज्ञान सीखते हैं, लिखना मतलब बोलना, ताकि बच्चे को एक ये आदत पड़ जाए कि हाँ हमें कुछ घंटों बैठना है, तो बच्चा वहाँ पर सीख भी लेगा, और जो बेसिक नॉलेज है वो भी उसको वहाँ पर मिल जाती है। तो ऐसे ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? फ्रोवेल महोदय। तो देखिए ये 2 क्वेश्चन आपके और इंपॉर्टेंट मिल गए आपको। देखिए मतलब प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसने की, या कोई आपसे पूछे किंडरगार्टन विद्यालय की स्थापना किसने की, तो क्वेश्चन तो क्या आंसर होगा आपका? फ्रोवेल। ध्यान दीजिएगा। एक अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता कौन है? ये सब जरूर देख लेना भैया, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जन्मदाता ये कौन? फ्रोवेल। तो देखिए आपके 3 क्वेश्चन आपके यहां बनते हैं। अब एक बात और, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साइकोलॉजी शब्द कहाँ से आया, तो साइकोलॉजिया पुस्तक जो कि रूडोल्फ गोकेल ने लिखी थी, तो रूडोल्फ गोकेल ने जो पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया, उसमें सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द आया था। उसके बाद एक किताब और लिखी मैकडूगल महोदय ने, जिसका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी। ये किताब किसने लिखी? तो देखिए मैकडूगल, ये किताब का नाम पूछ लिया गया है भाई पेपर में, आउटलाइन साइकोलॉजी। और रूडोल्फ गोकेल ने किस पुस्तक में? साइकोलॉजिया पुस्तक में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग देखने को मिला हमको। ये सारे क्वेश्चन हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात और है, एक ऐसा भी व्यक्ति रहा जिसने पुस्तक व्यवस्था का विरोध किया,
वो कौन था? रूसो। तो देखिए रूसो ने एक बड़ा अच्छा कथन कहा कि रूसो ने क्या बात कही कि रूसो 12 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए पुस्तकीय शिक्षा का विरोधी रहा। तो एक पेपर में आता है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जो पुस्तकीय ज्ञान का विरोधी था, पुस्तकीय शिक्षा को वो नहीं चाहता था 12 वर्ष की आयु तक, कि इस इतनी उम्र तक बच्चे को प्रकृति के साथ छोड़ दीजिए। इसलिए प्रकृति, रूसो जो है प्रकृतिवादी था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे फिर हम इसकी चर्चा करते हैं आगे क्या। तो देखिए मैं समझता हूँ अब तक जो मैंने आपसे डिस्कस किया, एक आपका प्रस्तावना जो बाल मनोविज्ञान की प्रस्तावना है उसमें बर्क महोदय का नाम, पेस्टोलॉजी का नाम, स्टैनली हॉल का नाम आया। उसमें न्यूयॉर्क में 1887 में सबसे पहला बाल सुधार गृह खोला गया, इसकी भी स्थापना। भारत में 1930 में इसकी बाल मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। अमेरिका में सबसे पहला बाल मनोविज्ञान अध्ययन का आंदोलन चलाया गया, उसके द्वारा 2 संस्थाओं की स्थापना हुई, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन और चाइल्ड डेवलपमेंट सोसाइटी की स्थापना हुई। तो ये सारी बातें मैंने अभी आपको बताई। और उसके आगे का देखिएगा। अब नेक्स्ट, अब देखिए हम अभिवृद्धि और विकास की चर्चा आपसे कर रहे हैं। उसी में मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तो देखिए विकास की जो अवस्थाएं हैं वो अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है वो मैंने किसके अनुसार लिखा है? कोल के अनुसार। इस शब्द को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो आप किताब पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग अवस्थाओं की चर्चा देखने को मिलेगी। तो आप कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि भाई सर ने तो हमको ये बताया था या सर ने ये बताया था। तो आप एक शब्द पर जरूर ध्यान दीजिएगा जो आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ये मैं किसके अनुसार बता रहा हूँ विकास की अवस्थाएं? कोल महोदय के अनुसार। इन्होंने क्या कहा इसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इन्होंने कौन सी बताई? शैशवावस्था। तो शैशवावस्था, अब देखिए पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, पेपर में अगर आप क्वेश्चन देखें टेट में या सी टेट में, वो आपसे पूछेगा कि शैशवावस्था इसका कितना पीरियड होता है, कब से कब तक माना जाता है। तो देखिए इसका जो आपको यही बातें याद करनी है पेपर के लिहाज से कि शैशवावस्था कब से कब तक होती है? जन्म से लेके 2 वर्ष तक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपकी आती है अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था कब से स्टार्ट होती है? बच्चे की 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक। ये अर्ली चाइल्डहुड जिसे हम कहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड की बात हम कर रहे हैं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष की अवस्था। अगली अवस्था आती है मध्य बाल्यावस्था। तो ये कब से कब तक मानेगी? 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की अवस्था को हमने क्या माना है? मध्य बाल्यावस्था। अगली अवस्था कौन सी होती है? उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में अगर आपसे बात करें तो 12 से लेकर 13 वर्ष की आयु तक के बालकों की अवस्था को हमने उत्तर बाल्यावस्था में रखा। अब इसके बाद जो अगली जो अवस्था आती है वो आती है किशोरावस्था को लेकर बात करते हैं। किशोरावस्था में भी क्या 3 भाग, कौन सा भाग? आरंभिक, मध्य और उत्तर। तो देखिए प्रारंभिक किशोरावस्था की हमने जो चर्चा की, प्रारंभिक किशोरावस्था को हमने कब से कब तक माना? 13 से लेकर 14 वर्ष तक। और उसके बाद मध्य किशोरावस्था की अगर हमसे बात करें तो हमने कब से कब तक माना है? 14 से लेकर 16 वर्ष की आयु तक को हमने मध्य किशोरावस्था में माना है। और उसके बाद जो उत्तर वाली जो है लास्ट किशोरावस्था की अवस्था जो है वो 16 से लेकर 19 वर्ष। अब देखिए याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप कन्फ्यूजन ना होइएगा। कैसे? आप जानते हैं कि किशोरावस्था को हम कहते हैं टीनेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीन एज। टीनेज कहते हैं ना, टीनेज ईयर, एज कहते हैं। क्यों कह रहे हैं? ये कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है? 13 से 13, 14, 15, 16 और कहाँ तक जा रही है? 19 तक। अगली ईयर क्या आपकी? 20। तो 20 में तो टीन नहीं है ना, तो जाहिर सी बात है कि जो ये जो अवस्था है 13 से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था किशोरावस्था की। अब इसमें जो आपको याद करने का जो पॉइंट है, अगर वो आपसे इसमें डिवीजन करता है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है इन तीनों अवस्थाओं में। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने खास तौर से 2 अवस्थाओं को जानना है। क्योंकि देखिए शैशवावस्था तो बिल्कुल फिक्स है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक की अवस्था कौन सी अवस्था है आपकी? शैशवावस्था। उसके बाद जो हमें बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो अवस्थाएं हैं उनमें हमको अंतर करना है। अब उसमें जब अंतर करेंगे तो देखिए उसमें अंतर
पहली वाली में बहुत स्पष्ट अंतर है। वो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है, ये कहाँ से 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। अब जो मध्य की है, जब बच्चा प्रवेश लेता है स्कूल में, वो आपकी कौन सी अवस्था, 6 वर्ष से लेके और 12 वर्ष तक की अवस्था को हमने कहाँ रखा, मध्य बाल्य अवस्था में रखा। अब 12 वर्ष तक की हो गई, फिर हमें हमारे दिमाग में आ गई कि भाई हाँ टीनेज 13 से स्टार्ट होती है, तो 1 ही साल तो बची, 12 से लेकर 13वीं साल जो बची वो किस में जाएगी, उत्तर बाल्य अवस्था में। इसके बाद किशोरावस्था कहाँ से स्टार्ट होगी, 13 से 14, 14 से 15 और फिर 16 से लेकर 19 वर्ष तक की अवस्था को हमने कहाँ पर रखा, किशोरावस्था में रखा। तो देखिए ये हमारी विकास की अवस्थाएं किसके अनुसार, ध्यान देने वाली बात, कोल के अनुसार। समझता हूं कि आपकी समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो विकास या अभिवृद्धि जो भी होती है, अभिवृद्धि और विकास जो होते हैं वो एक निश्चित सिद्धांत के रूप में काम करते हैं। तो हम यहाँ पर जो अगली चर्चा करते हैं, कुछ सिद्धांतों की चर्चा करते हैं कि अभिवृद्धि विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं। तो अगली हेडिंग हमारी क्या है, अभिवृद्धि विकास के सिद्धांत की बात करें। तो देखिए यहाँ पर गैरिसन महोदय ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, गैरिसन व अन्य ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या कही कि जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हमको उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। और ये जो परिवर्तन जो होते हैं एक निश्चित क्रम में होते हैं, और चूंकि निश्चित क्रम में हो रहे हैं तो ये एक सिद्धांत के तहत काम करते हैं। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, विकास के सिद्धांत कहते हैं। मुख्य बात देखिए क्या बात है, तो इसमें देखिए पेपर के लिहाज से अगर आपसे कोई पूछे तो ये किसने कहा, गैरिसन। गैरिसन ने क्या बात कही कि जब बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हमें उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, और ये परिवर्तन निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। परिवर्तन कैसे होते हैं, निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, विकास के सिद्धांत। अब देखिए ये विकास के सिद्धांतों की जो संख्या है वो लगभग 9 है। तो हम एक एक करके उनके पहले तो नाम जान लें, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या पूछेगा, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है और कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। शब्दावली पे ध्यान देकर फिर भी बात की बात कि नहीं है और है। तो जब तक यदि हमें पता है कि भाई ये 9 है या 8 हैं, उनके हमें नाम पता होंगे तो वो तो है में आ जाएंगे, और जो है ही नहीं तो वो सारे किस में, नहीं में। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है विकास का सिद्धांत है वो कौन सा है, निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर मतलब लगातार होना। भाई मैंने आपसे पहले भी कहा, हमें संसार में जब आते हैं रोते हुए आते हैं। पहली बात कही ना, रोना हमारा क्या है, मूल प्रवृत्ति है। बच्चा रोएगा, डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं अगर बच्चा नहीं रोता है, तो डॉक्टर परेशान हो जाते हैं, भाई बच्चा रोया नहीं। बच्चे को थपथपाते हैं कि भाई वो बच्चा रोए, क्योंकि उसका जब तक वो रोएगा नहीं तो उसके फेफड़े नहीं खुलेंगे और उसका वायु संपर्क नहीं होगा और ऑक्सीजन लेने में बच्चा असमर्थ होगा, तो उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए बच्चे का रोना ये भी एक प्राकृतिक घटना है। तो ये क्या कहते हैं इस सिद्धांत के तहत कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से बिना रुके चलती रहती है, लेकिन ये गति कभी तेज होती है और कभी धीमी होती है। जैसे अगर आप देखें कि बच्चा जब जस्ट पैदा होता है तो बच्चे की आंखें बंद होती हैं, बच्चा बिल्कुल सिकुड़ा हुआ होता है, और बड़ा ऐसा लगता है कि लेने में भी हमको लगता है कि ये हम क्या, कहीं हमसे बच्चा गिर ना जाए, बड़ा कोमल है, बड़ा कहीं बच्चा गिर गया तो क्या होगा इसका। तो लेकिन जब आप उसे 1 सप्ताह बाद जब आप देखते हैं या 1 महीने बाद देखते हैं, अरे ये तो आंखें ने स्थिर कर ली अपनी आंखें, अब तो ये बाकायदा गति कर रहा है। तो देखिए मैंने उसी में कहा कि प्रथम 3 वर्षों में विकास की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, फिर क्या होता है, ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, निरंतर विकास का सिद्धांत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, अगले सिद्धांत की चर्चा करते हैं आगे। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। अब विभिन्न गति कैसी, तो देखिए विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में विभिन्नता होती है, और यह विभिन्नता विकास के संपूर्ण काल में हमको दिखाई देती है। संपूर्ण काल में कैसे, तो देखिए जैसे कोई बच्चा है, जन्म के समय यदि वो लंबा है, अब लंबे का हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चा लंबा है कि छोटा है,
तो आप उसके पैरों का ये जो फीमर जो हड्डी होती है, जो हमारी कूल्हे से लेके और जो घुटनों तक की हड्डी है, ये फीमर हड्डी कहलाती है। अगर ये बच्चे की लंबी है तो ये बच्चा जब लंबाई भी प्राप्त करेगा तो वो लंबी ही रहती है। तो इसका मतलब क्या है, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत, कि जो व्यक्ति जन्म के समय लंबा होता है वो साधारण बना होने पर भी लंबा ही बना रहता है, और जो छोटा होता है वो साधारणतः छोटा ही रहता है वो। तो ये विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत हमको देखने को मिलता है। अब देखिए आगे यदि हम अगले सिद्धांत की चर्चा करें तो अगला है विकास विकास के क्रम का सिद्धांत। तो देखिए बालक में दो चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने एक शब्द यूज किया गामक। गामक को आप लोग मोटर डेवलपमेंट, गामक गतिशीलता से, इसका मतलब है मूवमेंट से संबंधित है। मूवमेंट हमारे हाथों का, हमारे पैरों का, हमारी बॉडी का, तो ये गामक से संबंधित है। तो बालक का जो गामक और भाषा का जो विकास है, अगर आप देखें उसमें, तो वो भी क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, 32 से 36 माह का जो बालक है, सर्किल है, तो बच्चे को आपने मान लो लिटा दिया, तो बच्चा पहले अगर ऐसे मूवमेंट कर रहा था तो इतने वर्ष का जो इतने जो महीने का बालक है वो उसे क्या करता है, उल्टा करता है। ठीक, तो इसे उल्टा बना रहा है। तो ये हमें देखने को मिलेगा 32 से 36 माह। फिर क्या होता है, कुछ महीने का बालक और बढ़ा, मान लो 60 महीने का बालक हो गया, 6 माह जब बालक जो है 60 माह का बालक हो गया, तो फिर वो क्या करता है, सीधा, उसका सीधा मूवमेंट होगा। फिर जब 72 महीने का बालक हुआ तो फिर उसका बर बालक क्या करेगा, उल्टा, फिर इसको उल्टा वो करता है, मूवमेंट करता है। तो ये एक क्रम बना रहता है। अगर आप बच्चे को देखें, कई बार होता भी क्या है, बच्चे की माँ शिकायत करती हैं कि मैं अभी इस बच्चे को यहाँ सुला के गई थी, अब देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया, ऐसे घूम गया, जी उल्टा गया। तो ये सब क्या है, इसी बात को हम आप लोग देखने को मिलता है। तो हमने वही बात उसी आधार पर लिखी कि जो 32 से 36 माह का जो बालक है वो व्रत को उल्टा। अब देखिए क्वेश्चन आपका यूपी टेट या सी टेट में क्या बनेगा कि कितने माह का बालक व्रत को उल्टा करता है, मतलब मूवमेंट के, क्योंकि हमने पहले क्या कहा, गामक, गामक का मतलब मूवमेंट की बात आ रही है। तो बालक जो है पहले 36 महीने तक का बालक जो है व्रत को उल्टा, 60 माह का बालक उसको सीधा बनाता है, उसके बाद जो है फिर 72 माह का बालक फिर उसे उल्टा बनाता है। अब अगर हम बात करें भाषा की बात करें तो देखिए बच्चा जब 3 महीने का होता है तो वो गले से एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालता है। उसके बाद जब बच्चा कुछ और बड़ा हुआ, 6 माह में जब बच्चा 6 महीने का हुआ तो बच्चे आनंद की धुन निकालता है, करता है, आवाज़ निकालता रहता है, तो वो आनंद की ध्वनि निकालेगा। और जैसे ही बच्चा 7 माह का हुआ तो उस समय क्या, कुछ शब्दावली का प्रयोग करता है, पा, जिसमें बच्चे की जीभ उलट पलटती नहीं है, पा, बा, दा, माँ, तो इन शब्दों का प्रयोग। तो 7 माह में बालक अपने माता पिता के लिए पा, बा, दा आदि शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। एक बात और, 6 महीने का बालक अपने हाथों की गतियों पर क्या कर लेता है, नियंत्रण करना सीख जाता है, 6 महीने का बालक। और 9 महीने का बालक सहारा लेकर, जैसे मम्मी क्या करती हैं कि बच्चे को तकिया लगाकर बेड पर उसको सिरहाने बिठा दिया, तकिया लगा दी, आगे मेज रख दी, आगे तकिया लगा दी, बच्चा सहारा लेकर बैठ सकता है। लेकिन जब बच्चा लगभग 9 महीने का हो जाता है तो बच्चा स्वयं बैठना शुरू कर देगा या घिसट कर चलना शुरू कर देता है। क्योंकि हम वही बात कर रहे हैं, गामक और भाषा, हम दोनों की चर्चा कर रहे हैं आपसे। तो इसीलिए इस सिद्धांत को अगर आप देखें तो ये कुछ पर्टिकुलर बातें देखने को मिलती हैं जिसके आधार पर इस सिद्धांत की चर्चा आपसे की गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, अगले सिद्धांत को चलते हैं। तो देखिए अगला सिद्धांत क्या है हमारा, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण क्या कि वैसे तो अंग हमारे सब अलग अलग हैं, देखिए सिर अलग है, कंधे अलग हैं, छाती अलग है, और आपका पेट अलग, हाथों का मूवमेंट, पैरों का मूवमेंट, हमारे पंजों का मूवमेंट, आप देखिए इन सब में कोऑर्डिनेशन बना हुआ है बाकायदा। आप देखें तो देखिए ऐसे ही बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, वही हमने आपकी चर्चा क्या की है कि बालक सबसे पहले संपूर्ण अंग पर कंट्रोल करता है। जैसे भाई जाहिर सी बात है, हमें कोई चीज़ उठानी है तो हम केवल उंगली उठाते हैं क्या, पहले हम पूरा हाथ, तब फिर हम
इसका यूज करते हैं। देखिए ऐसे, पहले हमने हाथ उठाया, उसके बाद हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो वही बात हम लिखिए कि बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को, हाथ का किया फिर उंगलियों को किया, यह आपने इस हथेली का प्रयोग किया, तो ये संपूर्ण अंग, उसके बाद इसके पार्ट्स की चर्चा कर रहे हैं और फिर वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। तो इसी सिद्धांत का नाम क्या कहा गया? एकीकरण का सिद्धांत कहा गया इसे। और जैसे वही चर्चा जो आपसे मैंने की कि पहले बच्चा पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ वो जो चलाना सीखता है बच्चा, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एकीकरण का सिद्धांत। अगला सिद्धांत जो है पांचवा सिद्धांत, उसकी चर्चा करते हैं हम। तो पांचवा सिद्धांत है परस्पर। तो देखिए थोड़ा सा इन शब्दों पे आप ना जाइएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है बिल्कुल। आप ये परस्पर संबंध का सिद्धांत। अब देखिए परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि सर जैसे बच्चे की लंबाई बढ़ रही है तो क्या उस वक्त उसका संवेगात्मक विकास होगा? क्या उसका नैतिक विकास होगा? क्या उसका सामाजिक विकास होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि सभी डेवलपमेंट एक साथ होते रहते हैं। तो देखिए हमने वही वाली बात लिखाई हुई है कि बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का उस वक्त सामाजिक विकास नहीं हुआ, जब लंबाई बढ़ेगी तो साहब कहीं लिखा हुआ है कि साहब जब लंबाई बढ़ेगी तो सामाजिक विकास मना है। ऐसा है क्या? कभी नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। सब चीज़ ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होता रहता है। विकास की अवस्था यही तो होती है। विकास क्या कर रहा है? संपूर्ण पक्षों का अध्ययन है। अगली बात, जैसे हम एग्जाम्पल से इस बात को समझें तो देखिए एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है कि जब बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, ध्यान, केंद्रीयकरण और व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। भाई लंबाई भी बढ़ी रही है उसकी, लेकिन बच्चे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है? उसकी रुचि भी डेवलप हो रही है। रुचि भोजन में हो सकती है, रुचि उसकी गणित विषय में बढ़ सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि उसे किस प्रकार का माहौल, वो किस व्यक्ति के संपर्क में है, तो वो उससे उसका क्या होगा, रुचि विकसित हो सकती है। उसका ध्यान केंद्रीकरण हो सकता है। उसके व्यवहार में परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि आपने एक चीज़ देखी होगी, बहुत प्रैक्टिकल सी बात है ये, साइकोलॉजी, आप उसे साइकोलॉजी कह सकते हैं या एक सामान्य एक आपकी बात भी है कि आप के घर में दो बच्चे हैं, छोटे हैं, लगभग उनमें 1 साल का अंतर है, 1-1.5 साल का अंतर है, और एक भैया को पापा ने उठा लिया तो छोटा भैया क्या कहता है? इशारा करता है कि पापा इसको नीचे उतारो, मुझे गोदी में लो। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एक साइकोलॉजी की बात है कि भाई ऐसा होता है, बच्चे का स्वभाव है ऐसा। तो क्योंकि बच्चे में क्या हो रहा है, ये परिवर्तन हमको देखने को मिल रहे हैं। जब तक बच्चा नहीं जान रहा है तो आपने किसी को गोद में ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बच्चा समझदार होता चल रहा है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, तो बच्चा वो क्या कहेगा कि नहीं इसको उतारो, मुझे गोदी में लो। तो ये बातें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे ही क्या होता है, साथ साथ उसमें गामक और भाषा संबंधी विकास भी होता है। जैसा कि अभी आपसे मैंने जो चर्चा की कि बच्चे में गामक और भाषा का विकास साथ साथ होता चलता है। बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई में वृद्धि हो रही है, और भाषा का विकास, बच्चा कुछ अक्षरों को पा, बा, दा, जो मतलब बच्चे सिंपली बोल सकते हैं, जिसमें जीव का पलटना नहीं है हमको, तो वो कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? भाषा का विकास उस बच्चे का हो रहा है। तो ये एक विकास की अवस्था, विकास का सिद्धांत, ये 5वां सिद्धांत आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। और इसके बाद अगले सिद्धांत की हम चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट सिद्धांत हमारा व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। तो जैसा मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले ही कहा कि भाई बालक और बालिका, ठीक, या हम बालक बालक की भी तुलना करें या बालक वो बालिका बालिका की भी तुलना करें, तो क्या सभी बालकों की लंबाई एक जैसी होती है? उत्तर क्या आएगा? नहीं। क्या सभी बालिकाओं की लंबाई एक जैसी होती है? क्या उत्तर आएगा आपका? नहीं। सब में अंतर है। तो अंतर क्यों? क्योंकि हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक आपका चैप्टर भी है जिसे मैं आगे आपके डिस्कस करूंगा, एक आपका टॉपिक भी है और जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और पेपर में हर साल टेट परीक्षा में लगभग 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
कि व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, क्या आधार बनता है, कौन कौन सी, तो वो अभी उसकी चर्चा करेंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का संबंध क्या है कि प्रत्येक बालक और बालिका के विकास का अपना स्वयं का स्वरूप होता है, और इस स्वरूप में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। लंबा, तो भाई फिर वही बायोलॉजिकल बात आती है कि जीन्स की बात आती है, गुणसूत्र की बात आती है कि भाई उसके जीन्स, पापा उसके लंबे हैं, नाना लंबे हैं, तो बच्चा भी लंबा है। तो ये सारी बातें उसका फैक्टर बन सकती हैं, तो वो अभी हमारा विषय नहीं। अभी हमारा विषय क्या कि जो बच्चे की विकास या बच्चे की जो अभिवृद्धि हो रही है उसमें ये सिद्धांत काम करता है। अगला सिद्धांत हमारा आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब देखिए, समान प्रतिमान का मतलब क्या है? प्रतिमान मतलब मॉडल। प्रत्येक रेस की बात हम करें, अब देखिए यहाँ पर हम जो रेस की बात जो करते हैं, तो रेस या तो वो मानव जाति होगी, या कौन सी जाति होगी? या आपकी पशु जाति होगी। तो मानव या पशु जाति हो, कोई सी भी जाति की हम बात करें, तो प्रत्येक जाति का विकास, वो मानव जाति हो चाहे पशु का विकास की बात करें हम, तो उनका विकास उन्हीं की जाति के अनुरूप होता है। जैसे भाई मानव जाति चाहे वो भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाहे हॉलैंड की हो, चाहे जापान की हो, चाहे चीन की हो, बालक का डेवलपमेंट जो सिद्धांत हमने आपको यहाँ बताया वो वहाँ भी उसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। शेरनी का बच्चा या मोर के बच्चे को लें, किसी भी के गाय का बच्चे को ले लें, किसी के वो अपनी ही जाति के अनुरूप उनका डेवलपमेंट या उनकी वृद्धि उसी हिसाब से होती है। आपने देखा भी होगा, उसमें मानव या पशु आपस में कनेक्टेड नहीं होते, तो उनका एक अपना क्रम है, अपनी एक व्यवस्था है, उसी के अनुसार उनका डेवलपमेंट या उनकी वृद्धि होती है। तो इसीलिए हमने क्या नाम दिया? समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत आता है नेक्स्ट है आपका वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो ये क्या होता है? तो देखो, इसको आप समझ लीजिएगा, वंशानुक्रम और वातावरण दो चीजें हैं। वंशानुक्रम का मतलब हमको हमारी माता पिता से प्राप्त होने वाले जो गुणसूत्र हैं, जो जीन्स हैं, उसके आधार पर हमारा डेवलपमेंट होता है। और वातावरण, जैसा हमको माहौल मिलता है, जैसा हमको एनवायरनमेंट मिलता है, उसी के हिसाब से हमारा क्या होता है? अभिवृद्धि और विकास की आगे बात होती है। तो ना तो हम अगर ये कहें कि साहब जो बच्चे का विकास है वो केवल वंशानुक्रम पर डिपेंड होता है, नहीं। हम ये कहें केवल वातावरण पर डिपेंड करता है, तो ये भी गलत है। हम क्या कहेंगे इस बात को? हम ये कहेंगे कि जो बच्चे का विकास है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। अगर हम ये कहें तो बिल्कुल ठीक बात है, अंतःक्रिया होगी तभी डेवलपमेंट बच्चे का अच्छा होगा। अगर केवल उसे वातावरण अच्छा मिले, वंशानुक्रम अच्छे ना हो उसके, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। वंशानुक्रम उसका अच्छा है, मान लो वातावरण उसका बिगड़ा हुआ है, तो भी उसका विकास अच्छा नहीं हो सकता। तो ये क्या है? दोनों की अंतःक्रिया का परिणाम है बालक का विकास। तो ये पॉइंट आपके 8 पॉइंट हैं आपके। तो इन 8 पॉइंटों की जो हमने जो आपसे चर्चा की, ये वो उन पॉइंटों की चर्चा की हमने आपसे, ये विकास के सिद्धांत हैं। अब देखिए, इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है विकास की अवस्थाएं। अब हमको जो पढ़ना है पेपर में, जो बाल मनोविज्ञान में जो आप अध्ययन करेंगे, वो 4 अवस्थाओं के अंतर्गत हमको अध्ययन करना है। वो कौन कौन सी अवस्थाएं होंगी हमारी? तो देखिए, मैंने यहाँ पर उन 4 अवस्थाओं को उल्लेख किया हुआ है। सबसे पहली जो अवस्था है आपकी वो है शैशवावस्था। तो देखिए, शैशवावस्था, इनफेंसी पीरियड, इनफेंसी पीरियड। दूसरी है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की चर्चा आपसे इसमें हम करेंगे। अब इसमें चर्चा क्या होगी? बाल मनोविज्ञान में चर्चा किसकी होगी? बाल मनोविज्ञान में जो चर्चा हम करेंगे कि शैशवावस्था में मतलब शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, इस अवस्था में बच्चे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हमें शिक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए, क्योंकि हमें ये तो पढ़ना है, क्योंकि हमें क्या करना है? बच्चे का डेवलपमेंट करना है। अगर हमें ये पता है कि हाँ इस उम्र में बच्चे के अंदर ये परिवर्तन होते हैं, तो हमें आपको उसी के अकॉर्डिंग तो काम करना है। तो हम अगर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो बच्चे को हम ज़्यादा सिखा लेंगे। तो शैशवावस्था की विशेषताएं, उसके अंतर्गत शिक्षा का स्वरूप और इसके महत्वपूर्ण कथन,
भी अगर हम जानेंगे तो पेपर में यही आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद किशोरावस्था, एडोलोसेंस की हम जो चर्चा करते हैं, तो इसको भी आप जानिएगा। तो ये क्या, तो इस अवस्थाओं, इन सभी अवस्थाओं के बारे में, अच्छा हमें इस अवस्था का वर्णन नहीं करना, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा बाल मनोविज्ञान में कहाँ तक की अवस्थाएं, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था का हमें अध्ययन करना है। किसके अंतर्गत करना है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो देखिए, आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो पढ़ाया गया आपकी समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे अब मैं कल नेक्स्ट आपकी क्लास में आगे हम शैशवावस्था से स्टार्ट आपकी करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इन सभी बातों का, जो मैंने आपको बताया उसको आप, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, पेपर में आपको मिलेंगे। आगे हम नेक्स्ट टर्न पर आगे इसके जो चर्चा कराएंगे। थैंक यू।